अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं हैरान भी हुआ और खुश भी कि अपने इस खास जासूस को नागपुर की एक मामूली सी दुकान में बैठे बैठे दुश्मन की तमाम सरगर्मियों का इल्म था। वो कहने लगा, तुम मेजर शरद दीवान के पास होते हो, वहाँ से तुम्हें भारतीय फौज के टॉप सीक्रेट मंसूबों का पता चल सकता है। राजधानी दिल्ली से हमारे आदमी ने एक हफ्ता पहले हमें इतला दी थी कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का प्रोग्राम तैयार कर लिया है। वो पाकिस्तान को मजलूम कश्मीरियों की सियासी और इखलाकी मदद देने के जुर्म में सज़ा देना चाहता है। क्या इस बारे में तुम्हें कुछ खबर है? मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस की टॉप सीक्रेट फाइल में खुद पढ़ा है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर सरहद की 3-4 तरफ से अचानक हमला करने का मंसूबा तैयार कर लिया हुआ है, मगर मुझे अभी तक पाकिस्तान पर भारत के हमले की तारीख और वक्त मालूम नहीं हो सका। घनश्याम ने कहा, ये उसका मालूम किया जाना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये खुली जंग होगी और इसके साथ ही हमारे कश्मीरी मुजाहिद के खिलाफ भी खुली जंग का ऐलान कर दिया जाएगा और उनके ठिकानों पर फौज के पूरे पूरे ब्रिगेड हमला करेंगे और उनके साथ मार्टर तोपें भी होंगी। मैंने कहा, मैं इसलिए मेजर शरद के साथ धर्मवीर बनकर रह रहा हूँ। मुझे जैसे ही पाकिस्तान पर भारतीय हमले की तारीख का सुराग मिला, मैं फ़ौरन ही कमांडो शेरवान को वर्लस पर श्रीनगर इतला कर दूंगा। घनश्याम ने कहा, तुम्हें अगर किसी वक्त मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरी दुकान पर आने की बजाय मुझे टेलीफोन कर देना। अपना फ़ोन नंबर मैं तुम्हें लिख कर दे देता हूँ। दिन के वक्त टेलीफोन मेरे पास नीचे दुकान में होता है, रात को मैं इस कोठड़ी में सोता हूँ। इस वक्त मैं टेलीफोन ऊपर कोठड़ी में ले आता हूँ। घनश्याम ने एक कागज़ पर मुझे अपना फ़ोन नंबर लिख कर दिया और कहने लगा, मैं तुम्हें हर किस्म की धमाका खेज चीज़ें तैयार करके दे सकता हूँ। मैं इस काम का माहिर हूँ। मैंने कहा, स्वामी जी ने मुझे बता दिया था। घनश्याम कहने लगा, अब तुम जाओ और अशद ज़रूरत के वक्त ही मुझे फ़ोन करना और फ़ोन पर कहना कि मैं बालाजी से मिलना चाहता हूँ। जब मैं कहूँ कि मैं बालाजी ही बोल रहा हूँ तो तुम कहना कि मैं मालापुरम का शिकारी हूँ। इसके बाद हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। फिर तुम्हें जो बात करनी होगी वो फ़ोन पर नहीं करोगे। फ़ोन पर सिर्फ हमारी फौरी मुलाकात का वक्त तय होगा। समझ गए हो? मैंने कहा, हाँ समझ गया हूँ। अब तुम खामोशी से नीचे उतरो और दुकान से निकल जाओ। मैं उठा, दरवाज़ा खोलकर ज़ेने पर से होता हुआ दुकान पर आ गया। दुकान में एक मुलाजिम टाइप का लड़का एक ग्राहक औरत को कोई शाय दिखा रहा था। मैं सर झुकाई खामोशी से उसके करीब से गुजरता हुआ बाजार में उतर गया। बाजार में आया तो देखा कि बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने एक रक्षा ले लिया और फौजी कैंटीन पर वापस आ गया। रास्ते में मैंने एक हलवाई की दुकान पर रक्षा खड़ा किया और मीठी बूंदियों के 2 दोने लेकर रख लिया। मैं नहीं भूला था कि जगदीश मुझसे गणपति रघु जी के मंदिर का प्रसाद ज़रूर मांगेगा। कैंटीन में जाकर मैंने बूंदियों का एक दोना देकर कहा, ये लो जगदीश जी, रघु जी के मंदिर का प्रसाद है। उसने हाथ जोड़कर बड़ी अकीदत से प्रसाद लिया और बूंदियाँ खाता हुआ अपने काम में लग गया। उस वक्त भी बूंदाबांदी हो रही थी। शाम को ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। मैं कैंटीन के काम से फारिग होकर दूसरे कपड़े बदलकर मेजर शरद के ऑफिसर होटल की तरफ चल पड़ा। बूंदियों का दोना मैंने लिफाफे में डालकर साथ रख लिया था। बारिश हो रही थी। कैंटीन से मेजर शरद का कमरा ज़्यादा दूर नहीं था। रास्ते में सिर्फ क्वार्टर गार्ड का ही कमरा आता था। मेजर शरद के कमरे में शराब कबाब की महफिल लगी हुई थी, मगर सिर्फ 2 आदमी थे, मेजर शरद और मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर का सिख कैप्टन। दोनों एक एक पैग पी चुके थे और हल्के हल्के सरूर में थे। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और लिफाफे में से दोना निकालकर मेजर शरद को पेश करते हुए कहा, भैया मैं आज गणपति रघु जी के मंदिर में माथा टेकने गया था, आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। मेजर शरद ने बड़ी अकीदत से दोना लेकर अपने माथे से लगाया और अर्दली से कहा, इसे संभाल कर रख लो, हमें डिनर के साथ देना ना भूलना। अर्दली दोना लेकर किचन की तरफ चला गया। मैंने महसूस किया कि सिख कैप्टन मुझे घूर कर देख रहा है। मैंने बजाय उसका कोई नोटिस ना लिया। सिख कैप्टन बोला, धर्मवीर जी, यह तुम्हारी गाल पर जख्म का लंबा निशान कहाँ से आ गया है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, मेजर शरद दीवान ने हंसकर कहा, धर्मवीर वरंगल के मंदिर में माथा टेकने गया था। वहाँ हनुमान जी को इस पर प्यार आ गया, उन्होंने पंजा मार दिया
सिख कैप्टन गिलास मुंह के साथ लगाकर हल्के हल्के घूंट भर रहा था। मैंने गाल सहलाते हुए कहा, मेरा भाई भी साथ था, इनकी तरफ कोई बंदर नहीं गया था। मेजर शरद बोला, अरे तुम्हारे चचा का पुत्र हनुमान जी को बुरा लगा होगा। मैं उस सिख कैप्टन की तरफ से मोहतात हो गया। हालांकि ऐसी कोई बात का इम्कान नहीं था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के सिख कैप्टन को पता चल गया हो कि मेरे गाल पर जो जख्म का लंबा निशान है वो पांडेचेरी के टार्चर चैम्बर में कैप्टन जोशी के निस्तर लगाने से पड़ा है। फिर भी एक कमांडो सिपाही की हैसियत से मेरा मोहतात होना लाजमी था। वहाँ बैठे रहने का बहाना मैंने ढूंढ रखा था कि मैं गिलास में मौका पाकर थोड़ी शराब डाल देता था। किसी का गिलास खाली होता तो मैं जल्दी से उसमें बर्फ़ के 2-4 टुकड़े डालकर दूसरा पैक तैयार कर देता। उस रात भी मैं देर तक शरद दीवान के कमरे में शराब की महफिल में बैठा रहा। शायद वो कोई फौजी सिगरेट की बात करे, क्योंकि शराब के नशे में चाहे कितना मोहतात क्यों न हो, उसकी ज़बान से कोई ना कोई बात ज़रूर निकल जाती है। मगर उस रात दोनों औरतों की बातें करते रहे। उन्होंने पांडेचेरी के जहाज़ों की तबाही और पाकिस्तान पर भारत के मुतवक्के हमले के बारे में कोई बात न की। बाहर बारिश हो रही थी, खुली खिड़कियों में से बारिश की आवाज़ भी आ रही थी और बारिश में भीगी हुई जनूबी हिंद की ठंडी हवा भी आ रही थी। मैं मेजर शरद के लिए तीसरा पैक बना रहा था कि सिख कैप्टन ने भुने हुए मुर्ग की टांग चबाते हुए उससे कहा, पांडेचेरी की नेवल इंटेलिजेंस के सब अफसरों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इतना खतरनाक कमांडो उनकी कैद से फरार हो गया और वो सोए पड़े रहे। मेरे कान खड़े हो गए। मेजर शरद दीवान सिगार सुलगा रहा था। कहने लगा, वो इस कदर नाहिल लोग हैं कि अभी तक वो मफरूर कमांडो को भी नहीं पकड़ सके। पांडेचेरी की पुलिस में भी सब गधे भर्ती हुए हैं। सिख कैप्टन बोला, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन जहाज़ों में इसराइल की तरफ से हमें दिए गए जदीद किस्म के आला तरीन रडार भी थे। कांग्रेस की हुकूमत भी मुंह देख रही है, कोई कुछ नहीं करती। हमारी इसराइली हुकूमत के आगे भी सख्त बदनामी हुई है। मेजर शरद को मैंने दूसरा गिलास बनाकर दे दिया था। वह उसके घूंट भरने के बाद गिलास मेज़ पर रख कर कहने लगा, तुम देख लेना, हफ्ते की रात को इसराइल के जर्नलों को हम डिनर दे रहे हैं। वो सबसे पहले हमारे जनरल खुपामा से यही सवाल करेंगे कि हमारे जहाज़ों का सिक्योरिटी का इंतज़ाम इतना कमज़ोर क्यों रखा गया था कि कमांडोज आकर बड़ी आसानी से दोनों जहाज़ों को गर्क कर गया। मैं तो डिनर में नहीं होगा, मगर मैं अपने जनरल साहब के सेक्रेटरी को ज़रूर समझा दूंगा कि वो हमारी आर्मी की इंटेलिजेंस के नाम पर हर्फ न आने दे और इसराइली जर्नलों को डिनर में किसी तरह ये बात बता दे कि ये हादसा नेवल इंटेलिजेंस की गफलत से हुआ है। सिख कैप्टन कहने लगा, ना यार, ये ना समझाना उसे, इससे हमारी ही फौज की बदनामी होगी। मेजर शरद ने सिगार का कश लगाते हुए कहा, एक बात है, इसराइल हमारा बेहतरीन दोस्त है। इस वक्त चाहे वो इस वजह से ही क्यों न हो कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। सिख कैप्टन ने कहा, सर, हमें तो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा असलह की ज़रूरत है। हमारे सीक्रेट ऑपरेशन अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। मेजर शरद ने कहा, डोंट वरी अमरीक सिंह, इसराइल हमारे नुकसान को पूरा कर देगा। उसके 3 अहम तरीन जर्नल इसी मकसद के लिए भारत आ रहे हैं और हफ्ते की मीटिंग में वो हमें यही बताने वाले हैं कि भारत को मज़ीद असलह भेजा जाएगा। इसके अलावा अमेरिका की एमुनेशन सप्लाई भी न्यूयॉर्क बंदरगाह से चल पड़ी है। सिख कैप्टन का नाम अमरीक सिंह था। वो झिल्ला कर बोला, ये हमारी हाई कमांड पाकिस्तान पर हमले का टाइम और डेट हमें क्यों नहीं बता रही है। मेजर शरद ने कहा, असल में हाई कमांड ने तारीख और वक्त मुकर्रर कर लिया हुआ है, हमें आखिरी वक्त पर बताया जाएगा। सिख कैप्टन ने पाकिस्तान के खिलाफ 2-4 बातें की और तीसरा पैक घटाघट ख़त्म कर दिया। मैं उसके लिए चौथा पैक बना रहा था कि मेजर शरद ने अर्दली को आवाज़ देकर कहा कि खाना लगा दिया जाए। फिर उसने मुझसे कहा, धर्मवीर, तुम भी खाना खा कर ही जाना। अब उन दोनों को नशा चढ़ना शुरू हो गया था और उन्होंने औरतों के बारे में बड़ी फैश बातें शुरू कर दी थीं। मुझे यहाँ से एक बड़ी अहम खबर मिल गई थी, जो एक सीक्रेट खबर थी। अब मेरा रुकना बेकार था। चुनाचे मैंने मेजर शरद से कहा, भैया, वरंगल से शायद बड़े भाई का टेलीफोन आ जाए, इसलिए जाता हूँ। वो बोला, ठीक है, तुम्हारा खाना अर्दली तुम्हें कमरे में पहुँचा देगा। जाओ मेरे धर्मवीर, तुम सचमुच मेरे धर्म के वीर हो। फिर उसने सिख कैप्टन की तरफ मुतवज्जह होकर नशे में सर इधर उधर हिलाते हुए कहा, अमरीक सिंह, इस लड़के धर्मवीर ने हम पर एहसान किए हैं, हम उसका बदला नहीं दे सकते।
یہ میری بہن کو ڈاکوؤں کے غار سے نکال کر لے آیا۔ یہ بڑا بہادر لڑکا ہے، اسے تو فوج میں کیپٹن ہونا چاہیے تھا۔ سکھ کیپٹن صرف میری طرف دیکھتا رہا، اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ میں تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکل آیا، کیونکہ اب انہوں نے فوجی امور سے ہٹ کر عورتوں کے بارے میں اور خاص طور پر دوسرے آفیسرز کی بیویوں کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دی تھیں، اور تجربے نے مجھے بتایا تھا کہ اب وہ اس وقت تک عورتوں کو ہی باتیں کرتے رہیں گے جب تک وہ نشے میں دھت نہیں ہو جاتے۔ سکھ کیپٹن کے ساتھ میجر شرد بھی زیادہ پی جاتا تھا۔ میں آفیسرز ہاسٹل سے نکلا تو باہر بارش ہو رہی تھی، اگرچہ بارش موسلا دھار نہیں تھی مگر برابر ہو رہی تھی۔ جنوبی اور وسطی ہند کی بارشیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں بارش میں بھیگتا دوڑتا اپنے کمرے میں پہنچتا۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، اسرائیلی فوج کے 3 ٹاپ کے جرنیل بھارت کو مزید اسلحہ فراہم کرنے کے موضوع پر بات چیت کرنے اور بھارتی فوجی ہائی کمانڈ کو پاکستان کے خلاف حملے کی تاریخ بتانے ناگپور پہنچ رہے تھے۔ ہفتے کی رات کو انہیں کسی جگہ ڈنر دیا جا رہا تھا جہاں یہ ساری باتیں طے ہونی تھیں۔ میجر شرد دیوان کی گفتگو سے مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اسرائیل کے یہ تینوں جرنیل پاکستان پر حملہ کرنے کے وقت بھارت میں موجود ہوں گے، پاکستان پر حملے کے سلسلے میں بھارتی جرنیلوں کی مدد کریں گے۔ اس ڈنر میں بھارتی فوج کے بھی 3 ٹاپ کے جرنیل شرکت کر رہے تھے۔ میں نے اس مقام کو طاقتور دھماکے سے اڑانے کا ارادہ کر لیا تھا جہاں پاکستان کے 6 دشمن جرنیل جمع ہو کر پاکستان کی سلامتی کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے تھے۔ ابھی ہفتے کے دن میں 2 دن باقی تھے۔ مجھے جو کچھ بھی تیاریاں کرنی تھی ان 2 دنوں کے اندر اندر ہی کرنی تھیں۔ مجھے اس وقت اپنے خاص آدمی کا خیال آ گیا جو گھنشیام کے نام سے ناگپور شہر میں مقیم تھا اور جس سے میں اسی روز ملاقات کر چکا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن میں وقت نکال کر فوجی کینٹین سے نکلا اور گھنشیام کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک میڈیکل سٹور سے اسے فون پر بتایا کہ میں آ رہا ہوں، بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے فوجی کینٹین سے فون کرنا مناسب نہ سمجھا تھا، اس خیال سے کہ کینٹین فوجی ہیڈ کوارٹر کے اندر ہی ہو سکتا ہے، یہاں سے باہر جانے والی فون کال چیک ہوتی ہو۔ گھنشیام نے فون پر کہا آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں اس کی دکان پر پہنچا تو وہ حسب معمول اخبار پڑھ رہا تھا، مگر اس نے مجھے دکان میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس کا ملازم 2-3 گاہکوں کو کچھ چیزیں دکھا رہا تھا۔ اس نے اخبار کے اوپر سے نظریں میری طرف اٹھائیں اور اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ میں لکڑی کا زینہ طے کر کے اوپر والی کوٹری میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں گھنشیام بھی آ گیا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ بولا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہفتے کی رات کو ناگپور کی ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے اسرائیلی جرنیلوں کو ڈنر دیا جا رہا ہے۔ اس ڈنر میں بھارت کو اسرائیل اور امریکہ سے ملنے والی اسلحہ کی بھاری کھیپ کی بات بھی طے ہو گیا اور بھارتی فوج کے 3 ٹاپ کے جرنیلوں کو اسرائیلی فوجی جرنیل پاکستان کے خلاف حملہ کرنے کی حکمت عملی بھی بتائیں گے۔ اس ڈنر میں پاکستان کے دشمن 6 ایسے فوجی جرنیل ایک جگہ جمع ہوں گے جو پاکستان کو شدید ترین نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں ان 6 کے 6 پاکستان دشمن جرنیلوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں اور انہیں ایک ساتھ ہلاک کرنے کی صرف یہی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جہاں وہ میٹنگ کر رہے ہوں میں اس جگہ کو دھماکے سے اڑا دوں۔ دھماکہ اس قدر طاقتور اور ہلاکت خیز ہونا چاہیے کہ وہاں بیٹھے ہوئے اسرائیل اور بھارت کے جرنیلوں میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے۔ کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کرو گے؟ گھنشیام خاموش تھا، وہ سر جھکائے کسی سوچ میں تھا۔ چاند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کمرے میں یہ خفیہ فوجی میٹنگ ہونے والی ہے تم اس کمرے کا جائزہ لے کر مجھے بتا سکو کہ اس کمرے کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس میں دروازے کتنے ہیں؟ میں نے کہا جہاں تک مجھے معلوم ہو سکا ہے یہ میٹنگ شہر کے سب سے ماڈرن ہوٹل میں ہو رہی ہے۔ اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں پہلے اسرائیلی اور بھارتی فوجی جرنیلوں کی میٹنگ ہوگی، اس کے بعد بڑے ہال میں ڈنر دیا جائے گا۔ گھنشیام نے کہا یہ بہت ضروری ہے کہ جس کمرے میں ان جرنیلوں کی میٹنگ ہونے والی ہے تم مجھے ایک دن کے اندر اندر اس کمرے کی ساری کھڑکیوں اور دروازوں کے بارے میں پوری رپورٹ دو۔ میں نے پوچھا کھڑکیوں اور دروازوں کے بارے میں تم کیوں زیادہ پوچھ رہے ہو؟ تمہیں تو بم لگانا ہے، کہیں بھی لگا سکتے ہیں کمرے میں۔ گھنشیام کہنے لگا اگر تم چاہتے ہو کہ 6 کے 6 دشمن جرنیلوں میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے تو مجھے کل شام تک اس کمرے کی پوری تفصیل سے آگاہ کرو
जहाँ ये लोग बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी मनसूबा बंदी करने वाले हैं। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे बाद नीचे उतरूंगा। मैं उठकर नीचे उतरा। सारा रास्ता सोचा रहा कि ये कैसे पता चलाया जाए कि जर्नैलों की मीटिंग किस होटल के किस कमरे में होगी। अभी तक मुझे ये भी इल्म नहीं हो सका था कि ये मीटिंग किसी होटल में हो रही है। उसके उस कमरे का सुराग लगाना ज़रूरी था जहाँ उन जर्नैलों की मीटिंग होगी। ज़ाहिर है वहाँ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम होंगे और बात बेहद खुफिया रखी जाएगी कि मीटिंग होटल के किस कमरे में होने वाली है। लेकिन मुझे हर हालत में दोनों का सुराग लगाना था और मेरे पास इसका सिर्फ एक ही जरिया था, और यह मेजर शरद दीवान था। मेजर शरद दीवान मिलिट्री इंटेलिजेंस की स्पेशल डिफेंस ब्रांच का रेजिमेंटल हेडक्वार्टर का सीनियर ऑफिसर था। उसे ज़रूर मालूम होगा कि इसराइली और भारतीय जर्नैलों की मौजूदा मीटिंग किस होटल में और होटल के किस कमरे में होने वाली है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के इंतजाम की जिम्मेदारी उसी पर होगी। मैं दोपहर तक फौजी कैंटीन में अपनी ड्यूटी भी देता रहा और जहन में मनसूबा बंदी भी करता रहा। दोपहर को खाने के टाइम पर मैं मेजर शरद के पास आ गया। मुझे मालूम था कि वो अपने कमरे में आकर शराब नोशी करता है। जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वो थोड़ी देर पहले वाली वर्दी में ही था। सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर उसने अखबार एक तरफ डाल दिया और मुस्कुराते हुए बोला, धर्मवीर, तुमने बड़ा अच्छा किया जो आ गया। आज मैंने खास वैष्णव खाना बनवाया है, तुम उसे पसंद करोगे। मैंने उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा, भैया जी, आज मेरा भी कैंटीन पर कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। सोचा आज भैया के पास जाकर खाना खाऊंगा। वंडरफुल है, उसने अर्दली को आवाज़ दी कि 2 आदमियों का खाना लगा दिया। उसने अखबार मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम अखबार पढ़ो, इतनी देर में मैं ज़रा एक फ़ाइल देख लूँ। मैं अखबार खोलकर पढ़ने लगा। मैं अखबार के किनारे से मेजर शरद दीवान को देख रहा था। उसने अपने ब्रीफ केस में से एक सियाह रंग की फाइल निकाली और उसे खोलकर फाइल के अंदर लगे हुए कागजों को उलट पुलट करते हुए एक कागज़ पर नज़रें जमा दियां। अखबार अंग्रेजी का था। मेजर शरद बड़े इनाम से फाइल पढ़ रहा था। फिर उसने अपनी वर्दी की ऊपर वाली जेब से पेंसिल निकालकर कागज़ पर कुछ लिखा और वर्क उलट दिया। मैंने अखबार नीचे करते हुए पूछा, भैया, लगता है दफ्तर में आजकल काम ज़्यादा है, जो आप फाइल साथ ले आए हैं। मेजर शरद मुस्कुराने लगा। बोला, क्या बताऊं भैया धर्मवीर, फौज के इंटेलिजेंस के महकमे में गधे की तरह काम करना पड़ता है। दूसरे मुल्क से फौज का कोई मामूली सा अफसर भी आ जाए तो हमें मुसीबत पड़ जाती है। मैंने जानबूझकर जमाई लेते हुए बाज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से पूछा, क्या बाहर से कोई फौजी अफसर आ रहा है? वो फाइल पर नज़रें जमाते हुए बोला, अरे धर्मवीर, कोई मामूली अफसर होता तो मैं ये काम अपने असिस्टेंट के हवाले कर देता। पूरे 3 जर्नैल आ रहे हैं। भगवान करे सारा काम खैर खैरियत से हो जाए। मैंने यूं ही बेतकल्फ़ी का इजहार करते हुए कहा, भैया, तुम बहुत काम करते हो। भारत को तुम जैसे सपूतों पर वाकई नाज है। लेकिन उन जर्नैलों को नई दिल्ली राजधानी में ही जाना चाहिए था। राजधानी की मुसीबत हम पर क्यों डाली जा रही है भैया? मेजर शरद ने हंसते हुए कहा, तुम सिविलियन हो, तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे। मैंने मेजर शरद से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, भैया, उन लोगों की सिक्योरिटी देखभाल करना मुझे तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम मेरे बड़े भाई ही हो। मेजर शरद ने आंखें उठाकर मुझे देखा और बड़ी मोहब्बत से कहा, धर्मवीर, तो क्या मैं तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं समझता? तुम फिक्र मत करो। जिस होटल में उन जर्नैलों को डिनर दिया जाएगा वहाँ सिक्योरिटी के ऐसे सख्त इंतजाम होंगे कि कोई परिंदा भी अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर होटल के ऊपर से नहीं गुजर सकेगा। मैंने खुश होकर कहा, ऐसा ही होना चाहिए। आखिर बाहर से आए हुए फौजी हमारे मेहमान हैं और भारतवर्ष तो अपने मेहमानों का बड़ा ख्याल रखता है। मगर भैया, उस शहर नागपुर में तो छोटे छोटे होटल हैं। उन जर्नैलों को डिनर अपने ऑफिसर्स मेस में ही देना चाहिए था। मेजर शरद दीवान ने फाइल बंद करके ब्रीफ केस में रखते हुए कहा, अरे भैया, हम यह डिनर नागपुर शहर के सबसे आला और मॉडर्न होटल अशोका से दे रहे हैं। मैंने फ़ौरन कहा, वाकई ये होटल बड़ा शानदार है। मैं भूल ही गया था। मैं उसके करीब से 2-3 बार गाड़ी में गुजरा हूँ। इतने में अर्दली ने आकर कहा, खाना लगा दिया है साहब। हम खाने की मेज़ पर जाकर बैठ गया। मैंने बड़े तरीके से अशोका होटल के मौजू को जारी रखा और मेजर शरद से कहा, भैया, होटल के स्टाफ की कड़ी जांच पड़ताल करना, उनमें दुश्मन का कोई जासूस भी हो सकता है। मेजर शरद ने अपनी प्लेट में दही डालते हुए कहा,
भैया धर्मवीर है, मुझे इन बातों का बड़ा तजर्बा है। हमने अपने आदमियों का इंतज़ाम किया है। उस रोज़ होटल के मुलाजमों की जगह इंटेलिजेंस के फौजी बैरों और दूसरे सर्विस करने वालों के लिबास में होंगे। मैंने मेजर शरद को हवा देते हुए कहा, भैया ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया। सच कहता हूँ, मुझे अपने भैया पर बड़ा नाज है। मेरा भाई वाकई भारत का लायक फौजी अफसर है। फिर मैंने जिस तरह छोटे भाई बड़े भाई के आगे जिद करते हैं, उसी तरह जिद करते हुए कहा, भैया मैंने अंदर से अशोका होटल कभी नहीं देखा। क्या उस रोज़ मुझे भी साथ नहीं ले चलोगे? मैं अशोका होटल अंदर से देखना चाहता हूँ। मेजर शरद बोला, नहीं धर्मवीर, उस रोज़ मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। वहाँ बड़ी सख्त सिक्योरिटी होगी। हाँ, कल सुबह मैं होटल के उन कमरों का मुआयना करने जा रहा हूँ जहाँ हमारे मेहमान जर्नल डिनर खाएंगे और बैठकर बातें करेंगे। कल तुम मेरे साथ चले चलना। कुदरत ने मेरी मदद कर दी थी। मैं यही चाहता था। यह बहुत मुश्किल मरला था जिसे मेजर शरद दीवान ने खुद ही हल कर दिया था। मैंने अब मौजू बदल दिया और मेजर शरद की वालदा की हालत के बारे में बातें करने लगा। माता जी को देखने को बड़ा मन चाहता है भैया। सोचता हूँ अगले हफ्ते माता जी की खबर लेने चंदवाड़ी जाऊँ। मेजर शरद ने कहा, ज़रूर चलना, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। माता जी अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन शकुंतला उनका बड़ा ख्याल रखती है। मैंने कहा, शकुंतला जैसी बेटी किसी किसी को नसीब होती है भैया, भगवान उसकी रक्षा करे। अपने कमरे में आकर मैं बेचैनी से दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगा। मेजर शरद ने कहा था कि सुबह ठीक 8 बजे वो मुझे फौजी कैंटीन से ले लेगा। दूसरे रोज़ मैं जल्दी फौजी कैंटीन पर आ गया। 8 बजे मेजर शरद की गाड़ी पहुंच गई। मैं उसमें बैठ गया और गाड़ी शहर के बड़े होटल अशोका की जानिब रवाना हो गई। अशोका होटल नागपुर में नया नया तमीर हुआ था। यह 3 मंजिला बड़ी जदीद किस्म की खूबसूरत इमारत थी। सामने एक खूबसूरत कुशादा सरसब्ज लॉन था। हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो गई। मेजर शरद दीवान अपनी फौजी वर्दी में था। उसके साथ छोटे रैंक के फौजी अफसर भी अपनी वर्दियों में थे। होटल की लॉबी में अशोका होटल का मैनेजर हमारा इंतज़ार कर रहा था। वह हमें लेकर डिनर हॉल में आ गया। मेजर शरद और दूसरे फौजी अफसरों ने पूरे हाल का मुआयना किया, पर्दों को हटाकर देखा, खाने की लंबी मेज़ का जायजा लिया। फिर होटल के मैनेजर को कुछ ज़रूरी हिदायत दी और वहाँ से हम होटल की दूसरी मंजिल में बजरिया लिफ्ट आ गया, जहाँ डिनर से पहले इसराइली और भारतीय जर्नलों की खास मीटिंग होनी थी। मेजर शरद के साथी फौजी अफसर उस कमरे का भी मुआयना करने में लग गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कमरे का जायजा ले रहा था। मैंने खिड़कियों को देखा। कमरे की कुल 3 खिड़कियाँ थीं जो नीचे लॉन की जानिब खुलती थीं। कमरे के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे से हम दाखिल हुए थे, दूसरा दरवाज़ा बंद था जो किसी दूसरे कमरे की तरफ खुलता था। मेजर शरद ने होटल मैनेजर से कहा, ये तीनों खिड़कियां बंद रहेंगी और यह दूसरा दरवाज़ा भी बंद रहेगा। मेन दरवाजे पर हमारे आदमी तैनात होंगे। होटल के मैनेजर ने बड़े अदब से अंग्रेजी में कहा, ऐसा ही होगा सर। हम इन खिड़कियों को और इस दरवाजे को लॉक कर देते हैं।